दो फंक्शंस को ऐड किया जाए और मान लेते हैं दोनों ही फंक्शंस आपके पीरियोडिक हैं, तो क्या ये सम भी पीरियोडिक होता है? और अगर होता है तो इसका पीरियड क्या होता है? आज इस बारे में बात करेंगे। आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हम पूरा सिलेबस आपका करवा रहे हैं, इसके सारे चैप्टर्स हम कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को हम समझते हैं उसके एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हुए। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाते हैं सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए, और हर कैटेगरी हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर देने के लिए, और चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कैलकुलस हमारा चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी इसी फैशन, इसी मैनर में प्लान्ड है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से चीज़ें समझिएगा। बहुत सिंपल सी फंक्शनैलिटी मैं आपको देने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपसे पहले बात करता हूँ, फिर हम इस पॉइंट पर आएंगे। मान लो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं ना, जैसे कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). अब फंक्शन f(x) पीरियोडिक है, जिसका पीरियड है लेट्स से कुछ भी हम मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए भी लिख देता हूँ 2/3। g(x) भी एक फंक्शन है जो कि भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड हम मान लेते हैं लेट्स से 4/7। अब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर आपका ये जो फंक्शन है f(x) प्लस g(x), तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो मैं कहूँगा कोई विशेष बात नहीं है। अगर आपके f(x) का कुछ पीरियड है और g(x) का कुछ पीरियड है, तो इसका सम जो होगा वो इन दोनों के LCM पर अपना ऑकरेंस दिखाएगा। मतलब क्या? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं f(x) और g(x) के सम का अगर आप पीरियड पूछना है, तो येस इट इज गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि f(x) और g(x) पीरियोडिक हैं। पर इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा LCM ऑफ व्हाट? इन दोनों के इंडिविजुअल पीरियड्स, जो कि कितने हैं 2/3 और 4/7। क्या आप ये जानते हैं कि हम फ्रैक्शंस का LCM या HCF कैसे लेते हैं? अभी स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे LCM की बात करूं, तो फ्रैक्शंस के LCM में आप क्या करते हो? जब आपको फ्रैक्शंस का LCM लेना होता है, तो आप न्यूमरेटर में जो सारे नंबर्स दिए गए हैं उनका आप LCM ले लेते हो। तो न्यूमरेटर में कौन कौन दिया है? 2 और 4, और जो डिनोमिनेटर में सारे नंबर्स दिए जाते हैं आप उनका क्या ले लेते हैं? HCF, जो कि कितना है भाई? 3 और 7। क्या पहले तो आपको ये बात समझ आ रही है? साफ बात है, जाहिर सी बात है सर। 2 और 4 का LCM अगर मैं निकालता हूं तो कितना होने वाला है? 4। आई होप यू ऑल नो दैट, है ना। और अगर मैं 3 और 7 का HCF निकालूं तो कितना होने वाला है? वो निकल के आने वाला है 1। ये सर आप कैसे निकाल रहे हो? आई होप आप जानते हो। ये है 2, ये है 2 स्क्वायर। अब अगर मैं आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की अगर बात करूं, तो हम बस ये ढूंढना चाह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। LCM का मतलब क्या होता है? मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो 2 और 4 से डिवाइड हो जाने वाला छोटे से छोटा नंबर कौन है? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो आई थिंक 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा हो। इन दैट केस आई वुड से 4/1, दैट इज क्लियरली कितना? 4। यानी मैं कहूंगा इस फंक्शन f(x) प्लस g(x) का जो पीरियड होगा दैट इज गोइंग टू बी 4। बहुत मुश्किल, बहुत कंफ्यूजिंग बात है, तो मैं नहीं कर रहा हूं। पर हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ होना शुरू होती है, जरा उस बारे में बात करते हैं। गड़बड़ी स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं, पहले इस बात को समझना। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ जो यहाँ लिखा गया, पर गड़बड़ी समझो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ एक फंक्शन है जिसका पीरियड है π/2, एक फंक्शन है जिसका पीरियड है π/2, गौर से सुनिएगा, और एक फंक्शन है जिसका पीरियड है लेट्स से 3। बस ऐसे ही समझाने के लिए मैं आपसे कह दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं इन दोनों फंक्शंस के सम का, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं f(x) प्लस g(x) का पीरियड क्या होगा, देन यू माइट से कि हाँ सर ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड अगर निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा? सर दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ है, तो इनका LCM निकाल लो आप, इनके इंडिविजुअल पीरियड्स का। तो एक का पीरियड कितना है सर? π/2, और दूसरे g(x) का पीरियड है 3, जिसे मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ 3/1। तो ये LCM कैसे हम निकाल रहे होंगे? देखिएगा आप, समस्या आपको नजर आएगी कि सर ये जो लिखा हुआ है π/2, 3/1, अगर आप इसका LCM निकालते हैं तो LCM आप क्या कह रहे होंगे? आई होप आपको दिख रहा है। न्यूमरेटर का अगर मैंने LCM लेने की कोशिश की तो सारी गड़बड़ यहाँ पर दिख रही है, π और 3। अब आप प्रॉब्लम समझो,
पाई और 3 का कोई एलसीएम हो ही नहीं सकता। ऐसा आप क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 2 और 1 का आप एचसीएफ बेशक 2 कह देंगे, पर पाई और 3 का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पाई एक इरैशनल नंबर है और 3 आपका एक रैशनल नंबर है, और इरैशनल और रैशनल नंबर्स के एलसीएम्स एग्जिस्ट नहीं करते। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप कभी भी एक इरैशनल और एक रैशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकाल सकते। आप एलसीएम किसका निकाल सकते हैं? गौर से सुनना, मैं कहने को दो इरैशनल नंबर्स का अंडर अ स्पेसिफिक केस निकाल सकता हूं अगर उनका वो मल्टीपल सेम है तो, जो कि इरैशनल पार्ट है उनका, पर एनीवे में इरैशनल का रैशनल के साथ तो एलसीएम नहीं निकाल सकता। तो क्या सर इरैशनल और इरैशनल का निकाल सकते हैं? जी हाँ। पहले तो आपको समझ आ रहा है कि ये पीरियोडिक हो या ना हो मुझे ये नहीं पता, पर इसका पीरियड हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक आपका इरैशनल है और एक आपका रैशनल नंबर है। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक सामान्य सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका पीरियड मान लो मुझसे कोई कहता है 2 पाई, है ना। एक फंक्शन लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, जिसका पीरियड मुझसे कोई कहता है 3 पाई। अब क्या इसमें अगर मुझसे कोई पूछे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, मुझे कोई दे देता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या इसका पीरियड निकाला जा सकता है? देखो एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई और जी ऑफ एक्स का पीरियड कितना था 3 पाई। आपको क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम। और इस बार इन दोनों का जो इरैशनल पार्ट है ना वो सेम है, तो यहां पर एलसीएम निकाला जा सकता है। इनके डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का एचसीएफ 1 ही आना है, तो मुझे सीधे सीधे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। और उस केस में मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा इनका इरैशनल पार्ट आप हटा दो, यानी बाहर लिख लो, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे? इनके रैशनल पार्ट के एलसीएम से। तो आप हमेशा टेक्निकली एलसीएम रैशनल नंबर्स का ही लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। स्वाभाविक है क्योंकि 6 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसे 2 और 3 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। इन दैट केस आई विड से इसका एलसीएम कितना होगा? 6 पाई। यानी ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होगा विद द पीरियड 6 पाई। क्या आप थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही है? मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, एलसीएम एक अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते आप ये याद रखें कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। फिर यही बात आपको अगर एक कहा जा रहा है क्या कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका पीरियड है m अपॉन n और एक दूसरा फंक्शन है जिसका पीरियड है r अपॉन s, है ना। तो अगर इन दोनों फंक्शंस के सम मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x का अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं एक क्या भाई? अपना पीरियड। तो मैं कहूंगा सर बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, बस आप याद रखना कि आप f ऑफ x का जो पीरियड है जो कि क्या है m अपॉन n, और जो g ऑफ x का जो आपका पीरियड है जो कि क्या है आपका r अपॉन s, और ऑफ कोर्स ये अपनी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अब इसको आप ऐसा मत लिखना जैसे कि कहीं कोई r अपॉन एस को लिख कर दे दे 4/6। ये एक सही फॉर्म नहीं है किसी पीरियड की। मैं कहूँगा सर इसमें सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। आप देखो 4/6 को आप 2/3 लिख सकते हो। तो अवॉइड टेकिंग पीरियड इन दिस फॉर्म, है ना। आप ये प्रेफर करेंगे जिसमें को प्राइम हो ये नंबर्स। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अब देखो 4 और 6 में कॉमन क्या है? 4 में 2 × 2 है, 6 में भी 2 × 3 है, तो दोनों में 2 एक कॉमन है जो हम कैंसिल करके उसको 2/3 बना सकते हैं। सो फ्रैक्शन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जब आप पीरियड ले रहे हो किसी का भी तो वो कैसे होने चाहिए? वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त या जाहिर होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अब आप कुछ मत करिए, अब आप दोनों के पीरियड्स कौन कौन, आपके एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर आपने पी माना है और अगर आपने जी ऑफ एक्स का पीरियड क्यू माना है, तो आप पी और क्यू का क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब अगर P और Q जो कि दो आपके फ्रैक्शंस हैं, अगर आप उनका एलसीएम लेना चाहें तो परिभाषा ये कहती है कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लीजिए और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, फ्रैक्शंस अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। उनमें जो रिलेशन होना चाहिए वो ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए एक दूसरे के लिए, मतलब उनमें कोई भी फैक्टर एक्सेप्ट फॉर 1 कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो आप निकाल रहे थे पीरियड, इसमें हो सकता है जो आपका पीरियड आया है इस परिभाषा से उससे भी छोटा शायद कोई नंबर आपको मिले जिसके लिए वो आपका वापस पीरियोडिक बन जाए। तो ये संभावना है, बिल्कुल हो सकती है। पर मैं कह रहा हूँ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक मॉडस ऑपरेंडी कि अगर कुछ क्लिक ना करे तो बेशक ये प्रोसेस आपको पीरियड निकाल कर देगी फंक्शंस का। कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर इस बात को पढ़ लीजिए, टी इस केस में हमारा क्या होगा? पीरियड। लेकिन हो सकता है कोई नंबर के, अगेन हमने जहां बात की थी कंपोजिट फंक्शंस के पीरियड की, वही कहानी यहाँ पर भी कि कोई एक वैल्यू मुझे मिले, एक और पॉजिटिव वैल्यू जो कि टी से भी छोटी हो, जिसके लिए फंक्शंस अपनी पीरियोडिसिटी दिखा रहे हों, तो मैं कहूँगा उस केस में आप के टी के बजाय के को अपने उस फंक्शन का पीरियड मानेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा,
सर क्या ये रूल सिर्फ सम के लिए एग्जिस्ट करता है? सिर्फ सम के लिए ही क्या ये रूल एग्जिस्ट करेगा? मेरे ख्याल से आप जरा इस परिभाषा को पढ़िए, ये परिभाषा आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी अदर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अब मेजरली अगर मैं आपसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की बात करूं तो हम स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली 4 तरह के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। एक हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या फिर कभी दिया जा सकता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या फिर मुझे दिया जा सकता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या फिर मुझे दिया जाता है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, बशर्ते इसमें ये कंडीशन जरूर आएगी कि जी ऑफ एक्स क्या ना हो, जीरो। याद है ना, ये बात हमारी डिनोमिनेटर है। तो इस तरह के जब आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मिल रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कहिए, अगर ये दोनों आपके पीरियोडिक फंक्शन है तो ये भी आपका पीरियोडिक होगा। वो रैशनल और इरैशनल वाली कहानी बीच में ना आए तो ऑफ कोर्स, है ना। सेम यहाँ पर भी होगा, सेम यहाँ पर भी होगा, और सेम आपका यहाँ पर भी होगा। ये बातें आप याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। चलो मैं सिंपल से मैनर में आपको ये जो रैशनल और इरैशनल वाली कहानी है इसको थोड़ा एक स्पेसिफिक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये बात पढ़िएगा, इट शुड बी नोटेड दैट द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी बात को हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर P और Q रैशनल है तो हम जानते हैं दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट करता है और हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर P और Q अगर इररैशनल हैं, अगर P और Q आपके इररैशनल नंबर हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि P और Q का अब आपको एलसीएम मिले ही। देयर आपको निकाला भी जा सकता है, निकाला नहीं भी जा सकता है, अगर उनमें एक इररैशनल सर्ड कॉमन नहीं रही तो। जैसे फिर वही बात, मुझे मान लो कोई ऐसा कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपका सर एक पीरियोडिक फंक्शन है, मान लिया सर, और एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना है, लेट्स से √2 टाइम्स, है ना, √2, बस इतना ही है ना। और जी ऑफ एक्स का एक पीरियड है जो कि कितना है भाई, √3। आप सुन रहे हैं क्या? अब अगर मुझसे कोई कह रहा है क्या √2 और √3 का एलसीएम निकाला जा सकता है, जैसे ये लिखा है, लेट्स से किसने √2 टाइम्स कितना कुछ भी लिख दिया है ना, वैसे ही लिखा हुआ है बस √2, है ना। तो अब मुझे कोई कहे कि √2 और √3 ये हैं, और मान लो एक फंक्शन बना दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो सर क्या आप इनका पीरियड निकाल सकते हो? तो कहने को कोई ये कह सकता है बेशक कि इनका पीरियड कुछ नहीं होगा सर, दैट विल बी एलसीएम ऑफ व्हाट, √2 और √3। तो यहाँ पे ये सर्ड आपको दिख रही है। आप प्रॉब्लम समझना, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मैं दो अलग ही तरह के स्पेशल अलग केस लेता हूं। जैसे कि हमने अभी देखा, जैसे कि एक फंक्शन है लेट्स से एच ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। गौर से सुनते चले जाइएगा। एच ऑफ एक्स का जैसे पीरियड है 2π, है ना, और जी ऑफ एक्स का पीरियड है लेट्स से, मैं दोनों ही रैशनल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, है ना, जैसे कि ये है √2। अब आप साफ तौर पर देख पा रहे हो पाई और √2 आपके कैसे हैं, दोनों इरैशनल नंबर, और पाई और √2 में कुछ कॉमन आने का स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सर्ड जो है आपकी वो सेम नहीं निकल पा आएगी, और इस केस में आप इसका पीरियड नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका एलसीएम आप नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम समझ आ रही है? और सेम एक इरैशनल और रैशनल नंबर के केस में भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फाई एक्स एक फंक्शन है और एक लैम्डा एक्स एक फंक्शन है ना। फाई एक्स एक फंक्शन है जो कि लिखा हुआ है जिसका पीरियड है 2π, और लैम्डा एक्स जिसका पीरियड मुझे कह देता है कोई 3। तो बेशक 2π और 3 का एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो इन पर कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन होगा तो उसका पीरियड हम नहीं निकाल पाएंगे। इन पर कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन होगा तो उसका पीरियड हम नहीं निकाल पाएंगे, पर यहाँ मेरे ख्याल से निकाला जा सकता है। क्यों सर? क्योंकि √2 और √3 की सर्ड में कॉमन देख पा रहा हूँ। कौन सी कॉमन सर्ड देख पा रहा हूँ? ध्यान से सुनना, √2 और √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, साफ तौर पर मुझे दिख रहा है ये कितना निकल कर आएगा, ये आपका √6 निकल कर आएगा। मुझे बस इस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि ये सर्ड कॉमन होगी या नहीं। मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करता हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे √2 टेक्निकली क्या है, ये है 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। आई एम रियली सॉरी, लेट मी करेक्ट दैट। यहाँ पर भी आपकी ये सर्ड कॉमन नहीं है। ये सर्ड कब कॉमन होती पता है? जैसे मान लो मैं इसी बात को ठीक करता हूँ, यहाँ पर भी आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का कोई भी पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सर्ड कॉमन नहीं है। बट इन केस मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ये कब कॉमन होती। जैसे एक कोई कहता है 2√2 और एक कहता है लेट्स से 4√2। सुन रहे हो क्या? तो इस केस में √2 वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि ये दोनों सर्ड आपकी सेम है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, यहाँ पर भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों की सर्ड सेम नहीं है। आई एम करेक्टिंग दैट स्टेटमेंट अगर आपने गलत सुन लिया है तो। पर क्या अगर एक फंक्शन का पीरियड है 2√2, दूसरे का है 4√2, तो क्या एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर, उस केस में एलसीएम एग्जिस्ट करेगा और पीरियड भी एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए आप क्या करना, दोनों की जो कॉमन सर्ड है जो कि क्या है √2, बाहर निकालना, और फिर आप निकालना एलसीएम ऑफ ये जो दो नंबर्स हैं कौन कौन, 2 और 4। सुन रहे हैं आप लोग?
और वहाँ से आप चीज़ें वर्कआउट करेंगे। क्या यही बात यहाँ पर जो लिखकर समझाने की कोशिश की जा रही है क्लियर हो रही है? इफ़ दे हैव सेम इर्रेशनल सर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो इर्रेशनल पार्ट है तो सर्ड सेम होनी चाहिए, जैसे √2, जैसे पाई पाई, जैसे एप्सिलॉन मतलब ई और ई, इस तरीके से, है ना। तो एलसीएम ऑफ अ रैशनल और इर्रेशनल तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर ऐसा कोई पेयर दे दे तो सवाल ही नहीं उठता सर। जैसे कि √2 दे दिया और 5 दे दिया, आप वहीं कह देना इसका तो पीरियड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप मत घुसो सर इस क्वेश्चन में। आप समझ पा रहे हो क्या? और addition of two periodic function is not necessarily periodic, but addition of periodic and non-periodic function is always non-periodic. I hope आप समझ पा रहे हो। मतलब अगर अब उसने नॉन पीरियोडिक लगाया तो सर डेफिनेटली वो नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। पर हो सकता है ये भी कि अगर आपके पास दो पीरियोडिक फंक्शन मिले तो जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक ही हो। हम केस देख पा रहे हैं ना, अगर आपको इर्रेशनल और रैशनल ऐसी गड़बड़ियां दिखने लगी तो जरूरी थोड़ी ये पीरियड मिल ही रहा हो। आप कहने को ये कह सकते हो सर कि देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जैसे मान लिया है ना, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो मान लिया सर दोनों ही पीरियोडिक हैं। हाँ ठीक है, मान लिया इस फंक्शन का पीरियड है कितना 2 पाई, इस फंक्शन का पीरियड है लेट्स से 3, तो आप कैसे निकालोगे? नहीं करता ना एग्जिस्ट, क्योंकि 2 पाई और 3 का एलसीएम होता ही नहीं है। तो अगर इनका एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं करता मतलब इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डिस्पाइट बोथ ऑफ देम बीइंग पीरियोडिक, their sum or product or their division or their difference does not have any period, that means they are not periodic. But what I'm trying to make you understand is, आप प्लीज इस बात को समझो, जैसे एक फंक्शन है लैम्डा एक्स और एक फंक्शन है फाई एक्स, है ना। लैम्डा एक्स का कुछ पीरियड है, कुछ भी है, लेट्स से कि 2, और फाई एक्स पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है। अब 2 का किसके साथ आप एलसीएम निकालेंगे? तो यहाँ तो स्कोप ही खत्म हो गया। मतलब अगर एक नॉन पीरियोडिक है तो उनका एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपको नॉन पीरियोडिक ही देगा। पर यह भी संभव है कि दो पीरियोडिक फंक्शन का एल्जेब्रिक ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि नेसेसरीली वो पीरियोडिक हो। आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और पीरियोडिक होने की कहानी या केस को समझ पा रहे हैं क्या? जैसे यहां समझो x आपका एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, sin x पीरियोडिक है, तो x प्लस साइन एक्स पीरियोडिक नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर आपका नॉन पीरियोडिक है, फ्रैक्शन पार्ट x पीरियोडिक है, तो भी ये नॉन पीरियोडिक ही होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? चलो मैं कुछ और क्लैरिटी आपको और बेहतर क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं, है ना। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत बेहतरीन ही आपको क्लैरिटी देंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आपसे बात करता हूँ। आपसे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन इफ दे आर पीरियोडिक। अगर वो फंक्शन पीरियोडिक हैं तो उनका पीरियड निकालिए। मेरे ख्याल से बहुत आसान से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट से क्वेश्चन है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं तो क्या लिख कर दे रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन में? सर ये लिखा है साइन पाई एक्स अपॉन √2 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन √3, है ना। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन √2 प्लस कितना भाई? कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन √3। गौर से सुनिएगा, मेरा स्टेटमेंट क्या कहता है सर? मेरा स्टेटमेंट सॉर्टेड है। ये फंक्शन दो पीरियोडिक फंक्शन का सम है। This function is a sum of two periodic functions. Yes, we all get that. Now, ये function अगर सिर्फ sin x होता, had it been only sin x, its period would have been 2 pi. लेकिन सर इस फंक्शन में x का एक कोफिशिएंट है जो कि क्या है? पाई अपॉन √2। तो मैं इसकी पीरियड को पाई अपॉन √2 के मॉड यानी पाई अपॉन √2 से डिवाइड कर दूंगा। द सेम होल्ड्स ट्रू हियर, cos पाई एक्स बाई √3। अगर ये cos x होता, आई वुड हैव सेड cos x का पीरियड कितना होता है सर? 2 पाई। लेकिन समस्या यही है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है पाई बाई √3, तो मैं यहाँ पर इसके पीरियड को पाई बाई √3 से डिवाइड कर दूंगा। आपको समस्या नजर आ रही है क्या? आई होप आपको समस्या नजर आने लगी है और चीजें दिखने लगी हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ होगी। इन दोनों के मुझे किस में जाना है? इन दोनों के एलसीएम में जाना है। वो किसका पीरियड होगा? आपके एफ ऑफ एक्स का। लेकिन यहाँ पर अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें और समझें तो ज़रा मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ें नजर आएँ। सर √2 को ऊपर लेकर गए, आई होप आप देख पा रहे हो। तो ये कितना जा रहा है? क्या आ रहा है? 2 पाई, है ना, इंटू √2 अपॉन कितना? पाई। क्या आप सबको दिख रहा है? यहाँ पर √3 को ऊपर लेकर गए तो ये कितना दिख रहा है? 2 पाई टाइम्स √3 अपॉन पाई। आई होप आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि ये जो आप एलसीएम निकालना चाह रहे हो, ये किसका निकालना चाह रहे हो सर? आप देख पा रहे हो एलसीएम जो मैं निकाल रहा हूँ वो किसका है? पाई से पाई कैंसिल तो कितना? 2√2। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल तो 2√3। डिड यू ऑल रियलाइज द प्रॉब्लम हियर
कि आपको बहुत साफ स्पष्ट तौर पर √2 और √3 प्रॉब्लम शुरुआत से नहीं दिख रहे हैं कि सर ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ तो इशू आ जा रहा है। इशू समझ आया या नहीं स्टूडेंट्स? क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि ये जो इर्रेशनल नंबर हैं आपके, इनकी सर्ट्स जो √2 और √3 हैं वो सेम नहीं है? मतलब अगर गलती से भी उसने यहाँ पर मुझे एक √2 दे दिया होता ना, या √2 के साथ वाला कोई एक्सप्रेशन, मतलब √2 जैसी सेट, या कहीं दोनों में ही √3 दे दी होती तो मैं मान लेता। पर सर सिर्फ 2 और 2 सेम होने से बात नहीं बन रही, क्योंकि ये दोनों सर्ट्स आपकी सेम नहीं हैं। और अगर ये दोनों सर्ट्स आपकी सेम नहीं है, मतलब जो कि इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो मैं कहूँगा कि सर ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप समझ पाए क्या? वहीं दूसरी और अगर मैं इस क्वेश्चन पर आऊँ, अब मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे कि πx/√3 आपका एक नंबर है, बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पर मैं क्या करूँगा, साइन अगर होता है तो मैं उसे क्या लिखता हूँ सर, 2π। आई होप आप एग्री करते हो। अगर साइन फंक्शन होता है तो उसका पीरियड होता है 2π, लेकिन यहाँ पर मैं 2π को किससे डिवाइड करूँगा, मैं 2π को x के कोफिशिएंट किससे, π/√3 से डिवाइड करूँगा। वहीं दूसरी और cos का भी पीरियड मैं जानता हूँ 2π, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है सर, वो है π/2√3। आई होप अब आपको चीज़ें दिख रही हैं कि मेरे लिए शायद अब जीवन आसान हो जाएगा सर, क्योंकि अब मुझे मुश्किल नहीं आएगी एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आई थिंक हमने क्रैक कर लिया है। पाई से पाई और पाई से ये, पाई से ये पाई, ये पाई से पाई कैंसिल। तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2√3। तो ये पार्ट क्या मिल जाना है, 2√3। बाय द वे व्हाट अबाउट दिस पार्ट, कैन यू ऑल सी दिस? ये पाई से पाई कैंसिल, 2√3 ऊपर गए तो कितना बन जा रहा है, 4√3। और बहुत खुशी की मज़ेदार सी बात है सर कि इस बार जो इर्रेशनल पार्ट है, जो इर्रेशनल पार्ट है, उसमें सर्ड सेम है। और यही हम चाहते हैं, या तो पाई हो या √3 हो, या जो भी नंबर हो वो एक नंबर हो जो हमें समझ आए, है ना। और इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 को यहाँ से आप देख पा रहे हो ना, मतलब √3 आप बाहर ले आओ क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। और अब आप किसका एलसीएम निकाल लो, अब आप बस एलसीएम निकाल लो किसका, 2 का और 4 का, जो कि मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कितना होता है, 4। तो ये आंसर कितना होगा, 4√3। आंसर 4√3 होगा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड है 4√3। और यहाँ पर आपका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि √2 और √3 दो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्ट्स हमें मिल रही थी। क्या अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हुई है कि क्वेश्चंस को कैसे सोचना है और कैसे करना है? जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आपको पीरियड निकालना है। तो सर साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन सॉर्टेड से हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वाले पार्ट से शुरू करता हूँ, है ना। पहले क्या दे रहा है वो, साइन ऑफ πx प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/3, है ना। साइन ऑफ πx प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/3। तो इसी को देखते हैं। आई होप अब मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आपको देखकर ही आंसर क्लिक करना चाहिए। जैसे कि सर क्या आप कहना चाह रहे हो, देखो भाई πx अगर ये है, सॉरी मैंने कुछ तो गलत किया है, πx नहीं होगा ये, π/x मैंने क्यों लिखा है इसे, ये πx है ना। तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिए बस। ये πx है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। तो क्या है भाई, πx। सिंपल सी बात है, आप मुझे बताएं, सिंपल सा देखो, उसने एक तरीका दिया है आपको इसको सिंप्लीफाई करने का। साइन x का पीरियड होता है 2π, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पाई, तो उससे आप डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/3, तो आप इसे 1/3 से डिवाइड कर दो। और इनका आप क्या लेंगे सर, इसका आप ले लेंगे एलसीएम। अब कोई स्टूडेंट कहने को कह सकता है कि सर इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो, चीज़ों को ध्यान से देखो। तो ये बन रहा है 2 और 1/3 ऊपर आ रहा है, तो ये बन जा रहा है 3, और 2 और 3 का एलसीएम तो एग्जिस्ट करता है सर, कितना होता है, 6। तो आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन का पीरियड कितना होगा, 6। तो yes, it is a periodic function and its period is going to be 6. Did you all get that? I hope everyone is with me so far. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उसने 3 फंक्शंस का एल्जेब्रिक ऑपरेशन किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरीके से चीज़ें की हैं। क्या एक एक करके तीनों को ट्राई करें? आप मुझे बताएं, साइन ऑफ मॉड एक्स, 7x पे हम बाद में बात करेंगे। साइन ऑफ मॉड एक्स क्या होता है सर, बहुत सुलझा हुआ सा फंक्शन होता है। आप जब मॉड लगा देते हो या पावर इवन कर देते हो साइन कॉस और आपके सेक और कॉसेक की, तो पीरियड आपका 2π से पाई हो जाता है, याद आया। तो साइन 7x में अगर मैं साइन x के मॉड की बात करूँ तो पीरियड वुड हैव बीन पाई, कोई परेशानी। लेकिन यहाँ बस महज इतना फर्क पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट 7 है, तो आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos की पावर 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब अगर cos की पावर 4 है मतलब पीरियड वुड हैव बीन 2π, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4, तो मैं इसे 3/4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्या अब आपको चीज़ें समझ आ रही, 3/4 से डिवाइड किया तो शैलाई से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको अब नज़र आ रही हैं चीज़ें।
द सेम अप्लाइज हियर। बहुत खुशी की बात है सर कि 10 जो होता है आपका, 10 जो होता है आपका, कोई सी भी पावर ले लो या मॉड ले लो, 10 आपका हमेशा अपना पीरियड पाई ही मेंटेन करता है। लेकिन मैं पाई को किससे डिवाइड करूंगा? 2/3 से। जब पाई को 2/3 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, और इस तरीके से ये आपके तीनों फंक्शंस आए हैं। और क्या मैं इनका एलसीएम निकाल सकता हूँ? क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर एलसीएम निकाला जा सकता है? एलसीएम क्यों निकाला जा सकता है? क्योंकि तीनों में जो पाई है वो कॉमन आ जाएगा। तो आप कहोगे आपको एलसीएम जो निकालना है वो न्यूमरेटर्स का निकालना है। वो कितना है? 1, 4 और 3। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। और डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है सर? डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है 2, 3 और 2। तो इनका मुझे क्या लेना होगा भाई? इनका मुझे लेना होगा HCF। आई होप यू ऑल हैव रिमेंबर्ड द होल प्रोसेस, है ना? अगर मुझे फ्रैक्शंस में एलसीएम निकालना है तो पाई रहा। अब यहाँ पे 4, 3 और 1 का सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो, आई थिंक 12, है ना? तो 12 हमारे लिए रहा एलसीएम किसका? 4, 3 और 1 का। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है सर? 2, 3 और 2। इनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 ही है। और सबसे खास बात, बाहर एक पाई दिख ही रहा था। तो 12 पाई इज गोइंग टू बी दी पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन स्पष्ट तौर पर समझ आए कि हमने इनका 6 और 12 पाई पीरियड कैसे निकाला? बहुत मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। आई होप चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं और चीज़ें स्पष्ट तौर पर क्लियरली समझ आ रही हैं। शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट केस? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर से पढ़िए। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। सर दोनों पीरियोडिक फंक्शन है तो जरूरी है क्या इनका पीरियड एग्जिस्ट करे? देख लेते हैं। साइन एक्स का पीरियड आप मुझे बताएं। सर साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2 पाई। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1। क्या 2 पाई और 1 का एलसीएम निकाला जा सकता है? सर दिस हियर इज एन इररेशनल नंबर, है ना? एंड दिस हियर इज अ रैशनल नंबर। इन दैट केस आई वुड से रैशनल और इररेशनल के पीरियड्स, मतलब टेक्निकली उनके एलसीएम हम नहीं निकाल सकते। एंड इन दैट केस आई वुड clearly state that it is clearly not a periodic function and hence I would say its period does not exist. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अनफोल्ड होता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस ए एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब उसने कह दिया है कि ये पीरियोडिक है तो आप पहले तो मान लो कि पीरियोडिक है, ठीक है सर। अब आपसे ये बोल रहा है आप ये शो करो कि जो ए है आपका, शो दैट ए इज अ रैशनल नंबर। आई वुड से मेरा कॉमन सेंस तो इसे देखकर ही कह रहा है कि ए रैशनल ही होगा। आप सुनिएगा, मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मैथमेटिकली इसे प्रूव नहीं करूंगा। आप साइन एक्स बताओ पीरियड क्या होता है? सर साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। अच्छा, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, लेकिन कॉस ए एक्स का पीरियड होगा 2 पाई अपॉन मॉड ए। अब अगर मुझे कोई कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस ए एक्स का पीरियड एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर उस केस में इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है, अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो आप खुद सोचो, मैं आपको इसका इनवर्स बताता हूं कि अगर इसने जो कहा है वो नहीं होता तो गड़बड़ क्या होती। देखो, अगर मान लो ये कह रहा है ए रैशनल, आपको प्रूव करना है। मैं कहता हूं मान लो कि ए इररेशनल है, ए एक इररेशनल नंबर है। अब सुनना, इररेशनल क्या क्या हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको चीजें डाइजेस्ट करवाता हूं। कुछ भी ले लो, है ना, जैसे कि मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल क्या, पाई ले लिया, है ना, मैंने √2 ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, इस तरीके से कुछ भी आपके नंबर्स ले लिए। अब सुनना, अगर पाई लेता तो क्या गड़बड़ होती? आप यहाँ लिखते पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब क्या आप 2 पाई और 2 का, आप 2 पाई और 2 का क्या एलसीएम निकाल पाते? सवाल ही नहीं उठता। अगर मान लो ये √2 होता तो 2 पाई और 2 पाई में पाई तो कॉमन होता है, लेकिन यहाँ मिलता 2 और यहाँ मिलता √2, तो क्या 2 और √2 का एलसीएम निकलता? फिर वही बात सर, एक रैशनल और एक इररेशनल। आपको समझ आ रहा है कि ए के इररेशनल होते ही प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी। पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अगर ए रैशनल है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप खुद डाइजेस्ट करो इस बात को कि सर यहां से और यहां से पाई कॉमन आ गया, तो मुझे एलसीएम किसका लेना है? मुझे एलसीएम साफ तौर पर किसका लेना है? 2 का लेना है और 2 अपॉन मॉड ए का लेना है। अब इसका एलसीएम लेने का मतलब क्या है? इसका एलसीएम लेने का मतलब है मुझे एलसीएम लेना है। देखो पाई तो बाहर एज इट इज है, आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहे हो, मतलब एलसीएम किसका ले रहे हो? 2, 2 का। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले रहे हो, तो एचसीएफ आप किसका ले रहे हो? 1, मॉड ए का। अब आप मुझे खुद बताएं ये प्रॉब्लम कब करेगा? सर सब कुछ जीवन में सॉर्टेड है, 2 और 2 का एलसीएम निकाल लूंगा 2,
और 1 और मॉड ए का HCF 1 आ जाएगा, बशर्ते मॉड ए क्या हो, बशर्ते मॉड आपका ए क्या हो, एक स्पष्ट तौर पर एक रैशनल नंबर, क्योंकि फिर वही बात रैशनल और इरैशनल में खेल हो रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, दोनों ही रैशनल। तो 1 और मॉड ए का रैशनल होना, मतलब 1 और मॉड ए में मॉड ए का रैशनल होना जरूरी है इनके HCF और इनके LCM के एग्जिस्टेंस के लिए, वो बात यहीं से निकल कर आ रही है। और एक साफ बात है तो दिख रही है सर, इसमें मैं क्या आपको प्रूव करूं, आई थिंक स्पष्ट बात है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वापस से आपको फंक्शंस दिए गए हैं, आपको पीरियड निकालना है। क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें? गौर से देखो, कोई कह रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब एक बात तो मुझे जो कॉमन सेंस से नजर आती है वो क्या, देखो स्पष्ट दिख रहा है, मतलब मुझे शायद कुछ सिखाने या कहने की जरूरत नहीं है कि देखो सर साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स ये लिखा हुआ है, और ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आप बताओ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? सर साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और उस पर आपने मॉड लगाया, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता था, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। आई होप आपको याद है। और cos x का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड cos x का पीरियड भी पाई हो जाता है। और इन दोनों का अगर मैंने LCM लेना चाहा तो आई होप आपको दिख रहा है, पाई कॉमन लिया तो LCM ऑफ क्या 1, 1 और 1 और 1 का LCM 1 होता है, तो इसका मुझे पीरियड क्या मिल रहा है, पाई। तो कोई भी स्टूडेंट कहने को पहली नज़र में इसका पीरियड क्या कहेगा, पाई। पर मेरा कहना है थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर क्या लगा हुआ है, मॉड, उसने कहा है एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा इसके ना और हाफ और इसके और डिवीजन पर जाइए। हमारे अकॉर्डिंग पाई तो डेफिनेटली इसका पीरियड रहने वाला है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर क्या मैं ये डेफिनेशन भूल रहा हूँ कि अगर पाई से छोटा कोई नंबर मिला, पाई से छोटा कोई नंबर मिला, जैसे आप देखो, आप मुझे निकाल के बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। सर आपको कैसे दिख रहा है पाई बाई 2? क्योंकि मुझे कुछ बस चीजें पता है जो मैंने ट्रिगो में पढ़ी है, आपको भी दिखने लगेंगी जब आप ट्रिगो पढ़ लोगे। मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स दिख रहे थे, मैंने क्या ट्राई किया, एक्स प्लस पाई बाई 2, और खास बात मुझे उसमें मॉड दिख रहे थे। तो मेरा कहना है अगर मैंने निकाला साइन ऑफ कितना, एक्स प्लस पाई बाई 2, गौर से सुनिएगा प्लीज, है ना, प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। अब फिर वही बात, अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी आपसे डिस्कस करूं, क्वाड्रेंट थ्योरी क्या कहती है भाई, क्वाड्रेंट थ्योरी कहती है कि ये आपके पास है ना, ये आपका पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 में आपने कुछ ऐड किया, तो यहाँ पे पहली बात तो आपका साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब गौर से सुनना, अगर आपने पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया, मतलब आप लिखना चाह रहे हो साइन ऑफ कितना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और दूसरी बात, पाई बाई 2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन रेशियो पॉजिटिव ही रहता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, गौर से सुनिएगा, पाई बाई 2 की वजह से कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? यही बात को अगर प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग से अप्लाई करते हुए देखें तो देखो आप सब एग्री करोगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, लकीली कोइंसिडेंटली साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स, है ना। तो मॉड में मैं क्या लिख दूंगा ऐसे, कॉस एक्स। अब ध्यान सुनना, प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन वो मॉड में लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसे वापस साइन एक्स लिख सकता हूँ? सर गौर से देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड में, ये तो वापस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो कहने को आप कह रहे थे कि इसका पीरियड पाई है, पर मुझे तो पाई बाई 2 पर भी ये सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न दिखाता हुआ मिला, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर पाई छोड़ो, इसका और अच्छा पीरियड मैं आपको देता हूं क्या, पाई बाई 2, क्योंकि पाई से छोटी भी एक वैल्यू मुझे मिली जहां पर वापस से सेम होने लगा और x की हर वैल्यू के लिए हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, इस फंक्शन का पीरियड इंस्टेड ऑफ सेइंग पाई, आई वुड गो विद व्हाट, पाई बाई 2। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या एक क्वेश्चन स्पष्ट रूप से समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कह रहा है cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x। वापस से वही बात, आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्या ये आपको कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट लग रहा है? मेरे ख्याल से लग रहा है ना। ये क्या लिखा है, cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गौर से सुनिए पहले तो। ये दे रहा है cos ऑफ कितना, cos x प्लस 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 कितना भाई, आई थिंक cos ऑफ sin x, राइट। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका cos ऑफ व्हाट, sin x। पहले तो आप सभी को ये बात समझ आई है क्या? आई होप आ रही होगी। अब क्या सर करना है, मेरा कहना है जरा गौर से देखो, मुझे एक बात बताओ, ये कंपोजिट फंक्शन है सर, cos x कैसा फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जनाब। इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो cos ऑफ cos x का पीरियड भी 2 पाई तय है। sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई, तो cos ऑफ sin x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड होगा 2 पाई। और साफ बात है, अगर दोनों के ही पीरियड 2 पाई हैं तो इनका LCM भी 2 पाई आएगा। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। पाई कॉमन आ जाएगा, 2 और 2 का LCM 2, तो ये कितना होगा, 2 इंटू पाई विच इज 2 पाई। तो कोई भी शख्स, अगेन
कंक्लूड कर सकता है कि सर देखो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई। पर मेरा कहना है फिर से थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को देखो, जैसा इस क्वेश्चन में चीज़ें चेंज हुई थी, हमने पाई निकाल लिया था पर ये ले देकर और गड़बड़े आपके लिए कर गया। और जैसे ही कॉस और साइन दोनों एक साथ पिक्चर में आए ना, तो थोड़ा सा केयरफुली रहना। तो देखो यहाँ पे तो मॉड लगा था तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे भले ही कॉस और साइन आ रहा है और अगर मैं पाई ले भी लूँ तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव आप कैसे बनाओगे? शायद बन रहा है, आपने नोटिस नहीं किया। ऐसे कैसे बन रहा है सर, आप कैसे नोटिस कर रहे हो? मैंने ट्रिक को पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लेंगे, आपको भी दिखेगा। कैसे? गौर से सुनो। अगर मैं निकालना चाहूँ क्या एफ ऑफ x प्लस पाई बाई 2, मैंने फिर से पाई बाई 2 कैसे स्ट्राइक किया आपको भी दिखेगा, मेरा यकीन करिए। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2। क्या मैं उसे पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखूँ तो चलेगा, है ना? इसी तरीके से प्लस ब्रैकेट से ही लगा रहा हूँ, हाँ सही लगा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस, है ना? ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन, है ना? साइन ऑफ व्हाट, x प्लस पाई बाई 2। क्या मैं उसे लिख सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो पाई बाई 2 प्लस एक्स? आई होप वी ऑल कैन डू दैट। कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ गौर से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखो। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स। पर क्या आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है? सो आई नीड नॉट वरी अबाउट इट एंड आई कैन राइट इट एज कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या आपको रियलाइज हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात? ये है कॉस sin 90 plus theta cos theta, so this is going to be cos of cos x, and again you would realize or wonder कि देखो सर वापस वही बात निकल कर आई है, मतलब f of x plus pi by 2 f of x ही बन गया। यानी इसका पीरियड क्या होगा भाई, इसका पीरियड होगा आपका इंस्टेड ऑफ 2 पाई हम उसको इतना हाफ करके ले आए कि हम उसे पाई बाई 2 तक ले आए। सो अगेन चूंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना थोड़े मजेदार तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसे और ज़्यादा डिवाइड और ज़्यादा शार्पन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिक्सचर है आपके इस क्वेश्चन का और चीज़ों का। तो फिर से आप देखो, आपके पास तीन चीज़ें हैं इसमें एक बार मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में है, बिल्कुल है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिख रहा है सर? डिनोमिनेटर में आपके पास दिख रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं। न्यूमरेटर में बताओ सर क्या दिख रहा है? मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत सॉर्टेड सी बात है, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो। देखो पहले मैं न्यूमरेटर पे बात करता हूँ, है ना? ये लिखा है मॉड ऑफ कितना, पहले बस मैं इसका पीरियड निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो सर बताओ क्या आएगा? मेरा कहना है आप थोड़ा ध्यान से देखो, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड भी कितना होता है 2 पाई। लेकिन जैसे ही आपने मॉड लगा दिया है, जैसे ही आपने मॉड लगा दिया है तो पीरियड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या सर? अभी मुझे नहीं पता, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि 2 पाई ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ 2 पाई ही है। पर सर आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो? हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों को नहीं सोच सकता, ये तरीका गलत है। आपने जो ये 2 पाई कहा ये स्पष्ट रूप से गलत है। क्यों गलत है वो सुनना। आप क्या जानते हो? आप कंपोजिट फंक्शंस पे जानते हो, आप कंपोजिट फंक्शंस पे खेलना जानते हो ना, तो आप कह सकते हो मॉड ऑफ साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, मॉड ऑफ कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। पर अभी आप बिना ज्यादा सोचे समझे, जब आप ये नहीं जानते कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का नेचर कैसा होगा, आप कैसे कंक्लूड कर पा रहे हो कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होगा? तो इसको मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन माना होता लैम्डा एक्स, जो कि होता लेट्स से मॉड ऑफ एक्स, है ना? और आपने एक फंक्शन माना होता लेट्स से फाई एक्स, जो कि होता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या आप ये मेरी बात सुन रहे हो? अब आप क्या कहोगे? प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझना। एक छोटी सी बात है, गौर से सुनना और बताना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा बिहेवियर दिखाएगा? सर मैं कहूंगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो ना आप, इसका भी पीरियड 2 पाई है और इसका भी पीरियड 2 पाई है। तो स्पष्ट तौर पर मैं कहूंगा कि अगर आप लैम्डा ऑफ फाई ऑफ एक्स लें, आप अगर लैम्डा ऑफ फाई ऑफ एक्स लें, आई होप अब आपको चीजें दिख रही हैं, तो क्या होगा? वो होगा सर आपका मॉड ऑफ कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप सुन रहे हो ना? इन दोनों का एलसीएम 2 पाई का, 2 पाई का एलसीएम कितना था 2 पाई, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन था 2 पाई पीरियड के साथ। अगर फाई एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के साथ, तो लैम्डा फाई एक्स भी आपका कैसा फंक्शन होगा? एक पीरियोडिक फंक्शन। किसके साथ? पीरियड 2 पाई के साथ। पर फिर वही बात निकल कर आ रही है सर, क्या आपको यकीन है 2 पाई ही इसका पीरियड है? इससे और ज़्यादा इसको शॉर्टन नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही मॉड लगता है पिक्चर में थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए। पिक्चर में क्या ट्विस्ट आना चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है ना, हमारे पास एक फंक्शन है, न्यूमरेटर की बस मैं महज बात कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड। आपने कंक्लूड किया ना सर 2 पाई है, ठीक है, मुझे अपनी कोशिशें करने दो, मैं देखता हूँ इससे छोटे पे बात बनती है कि नहीं। अगेन
ट्रिगो का बेसिक अगर आप अप्लाई करें तो वही क्वाड्रेंट थ्योरी में सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कहीं पाई आता है और पाई में अगर कुछ ऐड किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाते हैं जहां पर आपके टेन और कॉट रेशो पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। उससे क्या फायदा हुआ, मान लो इस फंक्शन को मैं कुछ कहता हूं थोड़ी देर के लिए, लेट्स कॉल इट एच ऑफ एक्स, है ना। तो क्या आप मुझे एच ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू बताएंगे? बता सकते हैं सर, मॉड ऑफ कितना, साइन एक्स प्लस पाई। क्या मैं इसे साइन पाई प्लस एक्स लिखूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स प्लस पाई, क्या मैं इसे कॉस पाई प्लस एक्स लिखूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब गौर से देखो सर ये कितना आ रहा है, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई के कारण साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सेम कॉट, पाई के कारण कॉस, पाई के कारण कॉस कॉस रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी आपका क्या हो जाना है, नेगेटिव। तो चीज़ें कुछ ऐसी होंगी, नेगेटिव नेगेटिव अगर कॉमन दे लिया तो पॉजिटिव पार्ट के साथ मुझे क्या मिल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या आप मेरी बात सिंपल से समझ पा रहे हो कि सर जब हम निकालने चले थे एच ऑफ एक्स प्लस पाई, मुझे वापस एच ऑफ एक्स मिल गया, यानी पाई को मैं क्या कहूँगा, इस फंक्शन का पीरियड, जो कि 2 पाई हम कह रहे थे, उससे छोटी किसी वैल्यू के लिए मुझे चीज़ें मिल गई। तो ये इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच आपको समझ आ रही है कि चीज़ें कैसे सोचनी है, और ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका पीरियड तो मुझे पाई मिल रहा है, और अगर इसका पीरियड मुझे पाई मिल रहा है तो अभी हम इस बात को बॉइल डाउन करें कि न्यूमरेटर का पीरियड मुझे पाई मिला, क्या डिनोमिनेटर का पीरियड आप मुझे बता सकते हो? सर देखो ना, डिनोमिनेटर तो आपका ये वाला क्वेश्चन है और इसका पीरियड हम निकाल चुके हैं कितना, पाई बाय 2। तो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, सर न्यूमरेटर में एक फंक्शन है जिसका पीरियड है पाई, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है जिसका पीरियड है पाई बाय 2, तो आप पाई और पाई बाय 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप आपको एक क्वेश्चन की अप्रोच समझ आ रही। तो पाई बाहर निकाला सर, पाई बाहर निकाल लिया, तो मुझे एलसीएम किसका लेना है, 1/1 और 1/2 का। तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कौन कौन मिल रहा है, 1 और 1, है ना। और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना है भाई, 1 और 2 का। आई होप ये बातें आप समझते हैं। और यहाँ से अगर मैंने सोचना शुरू किया तो पाई इंटू 1 और 1 का एलसीएम 1 और 1 और 2 का एचसीएफ भी 1, यानी टेक्निकली कितना आया, पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, इस थर्ड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड आता है वो कितना आता है, पाई। क्या ये तीनों क्वेश्चंस बहुत स्पष्ट, बहुत साफ तौर पर समझ आए हैं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर और सॉर्टेड सी चल रही हैं तो आई होप कंफ्यूजिंग नहीं है चीज़ें और स्पष्ट समझ आ रही है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप और इंसाइटफुली चीज़ें देख पाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि चीज़ें यहाँ पर कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं, कैसे फंक्शन कर रही हैं और कैसे बिहेव कर रही हैं। एक एक करके सुनना। फॉर वॉट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, तो पहले तो उसने क्या डिफाइन किया कि एन की आप कैसी वैल्यू ले रहे होंगे, एन की आपको एक इंटीग्रल वैल्यू लेनी है ना। जो आपको ये फंक्शन दिया जा रहा है सर, इसका पीरियड है 3 पाई, तो मैं अपने गणित से इसका पीरियड निकालता हूँ। परिभाषा हमारी सिंपल सी है सर, अगर ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, मैं इसे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है सर आपका, ये आ रहा है कॉस ऑफ कितना, एन एक्स टाइम्स कितना, साइन ऑफ 5x बाई एन। अब मुझसे कोई कहे कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैं तो इनकी परिभाषा फॉलो कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ये अगर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो शैल आई से एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इसके पीरियड में टी पर आपसे बात करूंगा, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो एक्स प्लस टी क्या होगा सर, एक्स प्लस टी जो होगा वो आपका निकल कर आएगा कॉस ऑफ कितना, ध्यान से देखना, एन ऑफ, मैं एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, एक्स प्लस टी से, तो शैल आई, और कह रहा है राइट इट एज एन एक्स प्लस एन टी। आई होप वी कैन डू दैट। Are you all agreeing with me? Similarly, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है साइन ऑफ, गौर से सुनते जाएगा, काम की बात है। 5/n, एक्स को किससे रिप्लेस किया, अगेन एक्स प्लस टी से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो चुका होगा 5/n टाइम्स, है ना। किससे रिप्लेस करें आप, एक्स प्लस टी से, तो एक्स तो आपको दिखेगा प्लस क्या दिख रहा होगा, 5t/n। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें दिखेंगी। हम ये देख पा रहे हैं सर कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी के इक्वल होगा, क्योंकि टी इसका हमने क्या माना है, पीरियड। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो हमने इसका पीरियड क्या माना है, अभी फिलहाल टी 3 पाई से भी उसे रिप्लेस कर देंगे, कोई नई बात नहीं। अब चूंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के, मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के इक्वल होगा। अब हम अपनी सहूलियत के लिए टी को वर्कआउट करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा, पर पहले मैं एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस टी के इक्वल रख रहा हूँ, तो आप टेक्निकली ये मान लो कि मैंने इसको इसके इक्वल रखा है, पर इसके साथ मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं इसमें एक्स की जगह 0 रख दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैं एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो देखो ये क्या हो जा रहा है, कॉस 0 1, ये क्या हो जा रहा है, साइन 0 कितना,
साइन 0 0, तो ये एफ ऑफ 0, आई होप आपको दिख रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी के इक्वल है तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ टी के इक्वल होगा। कब? जब मैं x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, जब मैं x को 0 से रिप्लेस कर ले रहा हूँ। तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो एफ ऑफ 0 जब हमने निकाला तो क्या मिला सर, 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब क्या, मतलब यहाँ पे भी आप 0 रख दो टेक्निकली, या x की जगह यहाँ t रख दो, एक ही बात है ना। तो अगर मैंने एफ ऑफ टी निकाला है तो गौर से सुनना भाई, एफ ऑफ टी कितना आता है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा है, हमने x की जगह 0 रखा तो ये nt, यहाँ भी 0 रखा तो 5t/n, और ये वही बात यहाँ से निकल कर आ रही है। तो ये क्या निकल कर आ रहा है, निकल कर आ रहा है cos ऑफ nt टाइम्स कितना, साइन ऑफ 5t/n। अब यहीं से हमारे इस क्वेश्चन का एक्चुअल पार्ट शुरू होगा। ये बात आई होप आपने कई सारे पीरियोडिक फंक्शंस में अप्लाई होते हुए देखी है, जो हम अक्सर कई बार जब भी पीरियड से डील कर रहे होते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी पर बात करूं कि दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 0 है, कुछ क्लिक कर रहा है क्या, मैं फिर से लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है sin 5t/n और cos nt, है ना, इनका प्रोडक्ट कितना है सर, इनका प्रोडक्ट है 0। तो एक एक्सप्रेशन तो आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 5t/n, है ना, और दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई, दूसरा लिखा हुआ है cos ऑफ कितना, nt। अब अगर मुझसे कोई कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट 0 है तो मैं दो सिनेरियोज एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हूँ। एक केस क्या, जब साइन आपका 5t/n 0 होगा। अब आप मुझे खुद बताएं, साइन 5t/n अगर 0 है तो 5t/n को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। सिमिलरली अगर एक दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि cos nt अगर 0 है तो आपका nt को लेकर क्या ओपिनियन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आपको ये बात स्ट्राइक कर रही है कि 5t/n को लेकर मैं अपना ओपिनियन सॉर्टेड सा रखता हूँ सर, कि अगर साइन किसी भी एंगल का 0 है तो आपका वो जो एंगल होगा वो पाई का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। याद है ना, अगर भूल रहे हो तो मैं आपको साइन और कॉस के ग्राफ से याद दिलाता हूँ चीज़ें। देखो साइन का ग्राफ कैसे घूम रहा होता है सर, साइन का ग्राफ आपका चल रहा होता है ना, और इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन पर आपका साइन क्या हो रहा होता है, 0, मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल पर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये आपका वो एंगल है और ये एंगल पाई के किसी भी मल्टीपल पर। अब किसी भी मल्टीपल तो मैं उसे लिख लेता हूँ m पाई, जहाँ पर ये जो m है आपका, ये क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। आप सुन रहे हो क्या, ये बात आप सभी को समझ आ रही है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये वाली बात लिखना चाहूँ nt, तो nt किस कैटेगरी का होगा, फिर वही बात, अगर मैं nt की कैटेगरी आपसे पूछूँ तो nt की कैटेगरी आप क्या कहोगे, सर कॉस का ग्राफ बनाओ। अब cos कब 0 होता है, ज़रा ये देखो सर, cos एक तो आपका π/2 पर 0 हुआ, है ना, फिर आपका पाई पर ये -1 हुआ, फिर आपका ये 3π/2 पर 0 हुआ, फिर आपका ये 2π पर 1 हो गया, फिर आपका ये वापस 5π/2 पर 0 हुआ। मतलब टेक्निकली cos को लेकर अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो π/2 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर, है ना, इवन मल्टीपल मत कहिएगा, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल, यानी आप क्या कहोगे, ऑड मल्टीपल मतलब क्या, m की तरह ही एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे हमने m n यूज़ कर लिए हैं, t यूज़ कर लिया, तो मैं ले लेता हूँ लेट्स से क्या, p ले लेता हूँ, चलेगा क्या। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 2p + 1 टाइम्स कितना, π/2, और ऑफ कोर्स p जो है वो आपका कोई भी एक इंटीजर है। पहले तो मुझे ऑनेस्टली बताइए, ये जो दो बातें हमने लिखी कि cos nt अगर 0 है तो nt कैसा होगा, और साइन आपका 5t/n अगर 0 है तो 5t किस कैटेगरी का होगा, क्या ये ओपिनियन बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है। अब मैं एक एक करके दोनों पार्ट पर काम करता हूँ और अपने इस पीरियड को भी रिप्लेस कर देता हूँ। चाहते तो आप इसे यहीं से भी रिप्लेस कर लेते, कोई विशेष फर्क नहीं आता, बट चूंकि अब मुझे दिख रही हैं चीज़ें तो मैं t की वैल्यू 3 पाई अब फाइनली यहाँ रिप्लेस करके चीज़ें देखता हूँ। t की वैल्यू जैसे ही मैं 3 पाई यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 इंटू कितना, 3 इंटू पाई, है ना, ये क्या है भाई, ये है आपका बेसिकली पाई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू m पाई। क्या आप सभी बात सुन रहे हो, m हम जानते हैं किस कैटेगरी का है। सिमिलरली अगर यहाँ भी पैरेलल में सॉल्व करना चाहूँ तो t की वैल्यू हमने कितनी रिप्लेस की है, 3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू n इज इक्वल टू, π/2 को थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हम करेंगे, तो इसलिए मैं इसे ऐसा कैसे ही रखता हूँ 2p + 1 टाइम्स π/2। और आई होप आप जानते हो p और m आपके किस कैटेगरी के नंबर्स हैं, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अब हम थोड़ा इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके वर्कआउट करना शुरू करते हैं और गौर से सुनना, इस पार्ट को समझने की कोशिश करना। देखो सर पाई से पाई कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आप यहाँ से n को लेकर अपना क्या ओपिनियन रखते हो। मेरा कहना है सर n को लेकर मेरा ओपिनियन बहुत सॉर्टेड सा है, गौर से देखना। अगर m को मैं इधर लाया और n को उधर लेकर गया तो n कितना आ रहा है सर, n यहाँ से निकल कर आ रहा है 5 इंटू 3 15, तो ये आपका आता है 15/m।
गौर से सुना, इस बात का बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन के सॉल्व होने में कि n किस कैटेगरी का आता है, 15/m, जहाँ पे मैं m को लेकर जानता हूँ कि m कैसा है, एक इंटीजर, और n भी उसने क्वेश्चन में कैसा मांगा था, अब आपको स्ट्राइक कर रहा होगा, n भी उसने कैसा मांगा था, इंटीग्रल वैल्यू। बस यहाँ से गौर से देखना। अच्छा, इसी तरीके से इस पार्ट को वर्कआउट करते हैं। देखो, पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। जैसे हमने n को यहाँ कुछ एक्सप्रेस किया जिस पर हम बात करेंगे, क्या यहाँ से भी मैं n को एक्सप्रेस कर सकता हूँ? थोड़ा इसको तोड़ के ना ठीक से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं सर, गौर से देखना है ना। पहले तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये क्या बन रहा है। यहाँ से अगर मैंने आपसे बात करनी चाही तो गौर से सुनो, ये 2p+1 ऐसा का ऐसा रखते हैं, 3 उधर लेके गए, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 2p+1 है ना, अपॉन में कितना, ध्यान से देखो, वहाँ 2 ऑलरेडी है, 3 और आ रहा है, तो कितना आ रहा है 2p+1/6। आप सुन रहे हैं, ये कितना आ रहा है 2p+1/6, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आपकी n की वैल्यू आ रही है। और ये n की कब आ रही है वैल्यू, बस इस बात को गौर से देखना, इसी से आप काफ़ी सारी चीज़ें क्रैक करोगे। ये आपकी आ रही है तब जब p आपका क्या है, कोई इंटीजर है ना। अब दोनों बातों पर हम बात करते हैं, n की वैल्यू जब 15/m है तब क्या, और n की वैल्यू जब 2p+1/6 है तब क्या, है ना, एक एक करके। पहले मैं 2p+1/6 लेके आपको चीज़ें बताता हूँ। जब n आपका कैसा है 2p+1 कितना 6, एक छोटा सा काम करते हैं, 6 से दोनों तरफ में डिवाइड करता हूँ, तो n कितना आ रहा होगा, ध्यान से देखना सर, 6 से डिवाइड किया तो कितना जाता है, ये आता है p/3 प्लस कितना 1/6। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब p/3 प्लस 1/6 में प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप यहीं से चीज़ें देखने की कोशिश करो। मुझे क्या चाहिए, मेरी इस बात को समझो, मुझे अगर n एक इंटीजर चाहिए, मैं यहाँ से आपको एक ओपिनियन देता हूँ, सुनना। अगर मुझे एक n इंटीजर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, 2p+1 जो होगा वो 6 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। आप सुन रहे हो क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इफ आई वॉन्ट इन ऑर्डर टू मेक, अगर मुझे n एक इंटीजर चाहिए, है ना, ये बात आपको बस समझ आनी चाहिए, तो 2p+1 कैसा होना चाहिए, 2p+1 जो नंबर है सर, वो 6 का कोई मल्टीपल वाला फॉर्म होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ऑफ कोर्स k क्या होगा, k एक इंटीजर होगा। आप सुन रहे हो क्या? बहुत कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इस बात को लेकर, क्योंकि 2p+1 अगर 6 का कोई ना कोई मल्टीपल हो रहा है, आप सुनिएगा, 2p+1 अगर 6 का कोई ना कोई मल्टीपल हो रहा है तो मेरे लिए समस्या कुछ नहीं होगी सर, समस्या सुलझ जाएगी उलट। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको क्या मिल रहा होगा, 6 का कोई मल्टीपल अपॉन 6, तो एक इंटीजर मिल रहा होगा। आप सुन रहे हो क्या? अब देखता हूँ 2p+1 6 का कोई मल्टीपल बन सकता है नहीं, तो 2p क्या रहा सर, 2p आपका बना 6k-1। अब गौर से सुनना, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात दिखाना चाह रहा हूँ, 2p आपका क्या रहा 6k-1। अब एक और बात, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो p कितना होगा, p हो जाएगा आपका 3k-1/2। इसको ध्यान से देखो, आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी, k कोई ना कोई एक इंटीजर है, तो 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक इंटीजर आएगा, उस इंटीजर में से हाफ सबट्रैक्ट किया तो इंटीजर तो नहीं मिलेगा, तो ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है, मतलब p इंटीजर रहा क्या, नहीं रहा। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था इस बात के जरिए कि 2p+1 कैटेगरी का कोई भी नंबर 6 का मल्टीपल कभी नहीं बनता। आप 6 का मुझे कोई भी मल्टीपल बता दो जो 2p+1 कैटेगरी का हो, मतलब किसी नंबर का डबल +1 कभी भी 6 का मल्टीपल नहीं होगा, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या आपको ये बात तो समझ आ रही है कि आपका ये वाला पार्ट तो 0 होने से रहा, आपका ये वाला पार्ट तो 0 होने से रहा, मतलब कॉस्ट जो nt है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, आपको इस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ना है कि n जो होगा वो 15/m जैसा बिहेवियर दिखाएगा। तो n आपको कैसा बिहेवियर दिखा रहा है सर, n आपको दिखा रहा है 15/m जैसा बिहेवियर, जहाँ पे m क्या है भाई, m आपका एक इंटीजर है। अब मुझे m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर चाहिए, तो मुझे m की आप ऐसी वैल्यूज बताते जाओ जिससे आपका n क्या बन जाए, इंटीजर। तो साफ बात है सर, एक ऐसा नंबर सोचना है जो 15 को डिवाइड कर पाए। आप समझ रहे हो क्या, मतलब 15 के फैक्टर से सोचना है। तो अगर मैं m की वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि क्या ले लेता हूँ, सुनना, मैं m इंटीजर लेना है तो +-1 ले लेता हूँ, है ना। 15 का एक और फैक्टर क्या होता है, +-3 ले लेता हूँ, और क्या ले सकता हूँ मैं, +-5 ले लेता हूँ, और क्या ले लेता हूँ, +-15 ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यूज ली, आप सुन रहे हो क्या, जैसे ही मैंने ये वैल्यूज ली, तो देखो ना, +-1 इसको डिवाइड करेगा तो इनकी एक वैल्यू क्या आ रही होगी, +-15। +-3 अगर m की वैल्यू ली मैंने तो वो क्या दे रहा होगा, +-5। +-5 से किया तो +-3, और +-15 से किया तो +-1। तो मैं कह सकता हूँ कि n की मुझे इस तरीके की 4 नहीं 8, +-1, +-3, +-5 और +-15, ये 8 वैल्यूज ऐसी मिल रही होंगी जिनके लिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसका पीरियड क्या रहेगा, 3π। क्या ये पूरा क्वेश्चन और एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक बात समझ आई?
पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्लियर है। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस करने के साथ अब आप अटेम्प्ट करने को लेकर कंफर्टेबल हैं और इन्हें कैसे सोचना है इसको लेकर कोई परेशानी, डाउट या हेजिटेशन नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। वो कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज रिटर्न एज साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर उसने कह दिया है कि ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं इसे कैसे सोचूंगा सर? मेरा कहना है सर, थॉट ये रहेगा कि अगर वो कह रहा है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं अपना वही तरीका यूज करूंगा जो स्टैंडर्ड तरीका हमने अभी डेवलप किया है, जो स्टैंडर्ड तरीका हमने सीखा है। क्या कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो मैं उसका पीरियड मान लेता हूं टी होगा। अगर उसका मैंने पीरियड मान लिया है टी तो उसकी डेफिनेशन क्या फॉलो होगी सर? जैसे मानो इसका पीरियड है टी तो इसमें डेफिनेशन क्या फॉलो होनी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। दूसरी बात, हम एक्स को किसके इक्वल रख देंगे? जीरो। ये हम अक्सर करेंगे, है ना। इस तरीके से भी पीरियड वाले फंक्शंस को हैंडल या टैकल किया जा सकता है। तो देखो पहले तो मैं क्या निकालूंगा ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी, फिर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं x प्लस टी में x की जगह क्या रख दूंगा? जीरो। तो टेक्निकली मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं f ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। आई होप आप ये कहानी में डायरेक्टली बॉइल डाउन करूंगा अक्सर इस तरह के पीरियड पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? जैसा एफ ऑफ एक्स है वैसे ही एफ ऑफ टी हो जाएगा। वो क्या होगा? वो होगा एफ ऑफ टी, जो लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ टी प्लस कॉस टी। सुन रहे हो आप लोग? और एफ ऑफ जीरो कितना होगा? एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की जगह जीरो रख दो। गौर से सुनना, कॉस जीरो कितना होता है? वन। कॉस जीरो कितना होता है? वन। और ये कितना है सर? जीरो। तो कॉस जीरो कितना है? वन। तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है साइन वन। आप सुन रहे हो क्या? अब मुझे टी की ऐसी वैल्यूज सोचनी है, अब मुझे टी की ऐसी वैल्यूज सोचनी है ताकि मुझे क्या मिल जाए? साइन वन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी सर? कहानी यहाँ से शुरू हुई थी सर कि आपने क्या वैल्यू ली थी? आपने x की वैल्यू जीरो ली थी, इस वजह से मुझे साइन वन मिला। क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे ये बात बने? तो कोशिश करते हैं, गौर से सुनना। अगर मैं x की जगह कुछ और वैल्यू लेता हूं, जैसे मैं x की जगह क्या लेता हूं? लेट्स से पाई, पाई बाई टू, टू पाई, इन वैल्यूज के साथ मैं शायद यहां तक पहुंच पाऊं अगर उसने कहा है पीरियोडिक है तो जैसे अगर मैंने पाई बाई टू ट्राई किया तो गड़बड़ समझना, ये रहा पाई बाई टू और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो ये तो साइन 90 कितना हो जाएगा? वन। मुझे साइन वन चाहिए, मुझे वन नहीं चाहिए। तो पाई बाई टू तो हमारे लिए ये वैल्यू नहीं ले रहा। मतलब मैं हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं टी की कुछ वैल्यूज ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो मैं टी की अगली वैल्यू क्या ट्राई कर लेता हूँ? लेट्स से पाई। पाई ट्राई किया तो पाई में क्या हो रहा है सर? ये है पाई, ये है कॉस पाई। अब सुनना, कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है माइनस वन। सर आपके वैल्यूज कैसे पता है? मेरे पास बस ग्राफ्स हैं, मुझे बस ग्राफ्स पता है ना। तो ये जीरो है, ये पाई बाई टू और ये पाई है। तो पाई पर कॉस कितना होता है? माइनस वन। तो पाई माइनस वन, है ना। अब आप सोच के देखो, साइन पाई माइनस वन तो ये हो जाएगा साइन माइनस वन, तो वो टेक्निकली माइनस साइन वन हो जाएगा और वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने कॉस की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू पाई ट्राई की, जब मैंने टी की वैल्यू पाई ट्राई की तो ये क्या मिला आपको? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे मिला साइन पाई, है ना, प्लस कितना? कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन। अब मैं आपसे सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से बात बन गई है। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, देखो ध्यान से। अब ये क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है साइन पाई माइनस वन। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये क्या बन रहा है वो देखना। पाई माइनस वन जब आप निकाल रहे हो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये आपने लिया पाई और यहाँ पे कॉस एक्स कितना बन रहा है? कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है? ये होता है जीरो, ये होता है पाई बाई टू और ये कितना होता है? पाई। तो पाई पे कितना हो रहा है? माइनस वन। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? ध्यान से देखना, पाई के कारण साइन तो साइन रहेगा और यहाँ पर ये होता है पाई। तो पाई माइनस ये जो एंगल आपने लिया है ये कितना आ जा रहा है? ये वन आ जा रहा है। सो टेक्निकली मुझे ये पता चल रहा है सर कि मैं टी की वैल्यू जब क्या ट्राई कर रहा हूँ? पाई, और जैसे ही मैंने टी की वैल्यू क्या ट्राई की है? पाई, उस केस में मेरा ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव करता हुआ दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी आपके एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो शैलाई से मेरा आंसर फाइनली मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर आपके लिए जो लीस्ट पॉसिबल जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, पाई आपकी क्लियर सी एक इंटीग्रल वैल्यू। आई होप आप देख पा रहे हो। कैसे सर? ये लिखा पाई, है ना, ये लिखा कॉस पाई। आई होप आप देख पा रहे हो। हमने टी की जगह क्या ट्राई किया? पाई। तो ये है कॉस पाई। कॉस पाई कितना था? माइनस वन। आई होप आपको स्पष्ट दिख रहा है। और ये था पाई, तो मुझे दिख रहा है पाई माइनस वन। अब अगर ये पाई माइनस वन है तो पाई है, पाई के कारण साइन साइन ही रहा, है ना, बाहर हमारे पास साइन ही था। बहुत बढ़िया। और पाई माइनस कोई एंगल अगर मैं लेता हूं तो स्पष्ट सी बात है सर, बहुत जाहिर सी बात है कि पाई के कारण आप सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा सबट्रैक्ट करके, और यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा और साइन वन रहेगा। तो मैं कहूँगा जो लीस्ट पॉसिबल जो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है टी की, वो क्या मिल रही है? पाई। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि इस फंक्शन का पीरियड जो होगा वो कितना होगा भाई? पाई। ऐसे हम ट्राई करेंगे। इस बार कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको समझ आई?
आई होप चीज़ें क्लियर है और स्पष्ट हैं और अब आप असाइनमेंट क्वेश्चंस पर जंप कर सकते हैं। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन से फंक्शंस पीरियोडिक नहीं है, तो मेरा कहना है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको खुद चीज़ें दिखेंगी कि मेरे ख्याल से सर काफ़ी हद तक ये मुझे पीरियोडिक बिहेवियर देंगे, लेकिन ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपका इस पार्ट के कारण पीरियोडिसिटी लूज कर रहा होगा। आप अभी इस बात से एग्री करते हो? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप खुद देखो, cos स्क्वायर एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, पर cos अंडर रूट एक्स नहीं सर, cos अंडर रूट एक्स कैन नॉट बी पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि ये कैसे बन रहा है, देखो मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि है अंडर रूट एक्स, है ना, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि है cos एक्स। अब आप बात समझना, प्लीज गौर से सुनना इस बात को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों निकालो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकालो और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और मैं बताऊंगा कि कौन सा पीरियोडिक होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो, जब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ के अंदर क्या पास करेंगे, जी ऑफ एक्स, तो वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। और यहां पर जब मैंने निकाला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा कि जी के अंदर हमने अंडर रूट एक्स पास किया, यानी कॉस के अंदर अंडर रूट एक्स दिया, तो ये कॉस अंडर रूट एक्स। अब स्वाभाविक सी बात है, आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा पीरियोडिक है। ये तो पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक है। तो अगर जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होगा। तो अगर ये दिया होता तो मैं कह देता पीरियोडिक है, उसी पीरियड के साथ लगभग, अगर जो cos x का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन f ऑफ x पीरियोडिक नहीं है ना, f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो g ऑफ f ऑफ x का भी पीरियोडिक होने का सवाल ही खत्म हो गया। और हम जानते हैं एक नॉन पीरियोडिक प्लस एक पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता, वो नॉन पीरियोडिक ही होता है। एक बेसिक सी कहानी। तो आई होप सारे बेसिक्स आपके रिकलेक्ट हो गए हैं। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप निकाल सकते हैं, अगर इन फंक्शंस के पीरियड मुझसे निकालने को कोई कह रहा है। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर आप चीज़ें जानते हैं कैसे सोचनी है ना। स्पष्ट तौर पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे हम मॉड अगर यहाँ पर लग रहा है तो पाई होता, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई होने से पाई बाय 4, यहाँ भी पाई बाय 4, तो इनका आप क्या लेते चले जाएंगे, एलसीएम, है ना। यहाँ पर अगर मैं सोचूं तो यहाँ भी आपको एलसीएम निकालते चले जाना है और आप चीज़ें ढूंढेंगे तो आप बहुत आराम से चीज़ें निकाल पाएंगे। पर बेशक मान लो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर ऐसे ही हो रहा होगा, पर अगर हो रहा हो, मान लो कि आपका एलसीएम पाई बाय 4 ही आ रहा हो, मान लो, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा क्रॉस चेक करना कि पाई बाय 4 का भी थोड़ा हाफ कर लेना, उसका भी और हाफ कर लेना। अगर वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिल पा रही हों तो देखना कि क्या वो भी हम इसका पीरियड कोट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, इसी के साथ सर ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे जब वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर आप फैक्टोरियल से कंफर्टेबल नहीं है तो फैक्टोरियल इज नथिंग बट, जैसे अगर मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखता हूँ, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी से आप क्या लिख सकते हो, 5 4 3 2 और 1। पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है क्या? तो इससे जब आप डील करना चाहो n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से, तो आप n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो n+1 इंटू n इंटू n-1। तो ऐसे करते करते उसे आप लिख सकते हो n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो थोड़ा मैं इसे तो पहले उस बात से ट्रैक कर लूँगा। अब जब मैं चीज़ें ब्रेक करने जाऊँगा, जब मैं चीज़ें सोचने जाऊँगा, तो पहला लॉजिक मेरा ये कहता है सर कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ज़रा इनके इंडिविजुअल पीरियड्स हम निकालने चलते हैं, है ना। तो जब इनके इंडिविजुअल पीरियड्स हम निकालेंगे तो वो क्या होंगे, गौर से देखो, पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस, गौर से सुनते जाइएगा, पाई एक्स अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, तो वो लिखा है कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब मुझे इस पर चीज़ें सोचनी है, कोई परेशानी तो नहीं है, आई होप नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक एक करके दोनों चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं, देखो कैसे हो रही है। मतलब साइन अगर एक सिंपल सा फंक्शन होता तो उसका पीरियड में क्या कहता है 2 पाई, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है सर, आपको पाई अपॉन एन फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स का एक कोफिशिएंट है तो पाई से डिवाइड किया तो पाई यहाँ, एन फैक्टोरियल में यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। और जो इसका आपका जो पीरियड आएगा वो होगा 2 पाई, और वो कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, वापस पाई से आप डिवाइड करेंगे और n+1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड ही किया तो ऊपर आ गया। अब आपसे मैं अगर चीज़ें और सिंप्लीफाई करने को कहूँ तो आप क्या कहोगे भाई, तो देखो पाई से पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, सुन रहे हो आप लोग। और ये क्या बन रहा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स n+1 इंटू n फैक्टोरियल। आप सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर। मेरा कहना है, गौर से सुनो, आपको एलसीएम निकालना है, जी हाँ हमें एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप एलसीएम निकालते हो तो कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि इनमें जो कॉमन पार्ट है, उसको हटा दो, तो वो तो बाहर आना तय है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो और आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आपका होगा
2 टाइम्स एन फैक्टोरियल तो आना तय है और n+1 भी आ जाना है, तो आप क्या लिखोगे 2 टाइम्स n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, यानी 2 टाइम्स n+1 का फैक्टोरियल। और ये जो बात निकल कर आई है आपकी 2 टाइम्स n+1 का फैक्टोरियल, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका टेक्निकली स्पष्ट रूप से पीरियड। सर इस फंक्शन को कैसे सोचेंगे, अब आप थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, आप चीज़ों को देखो, चीज़ें कैसे गुजर रही हैं, चीज़ें कैसे होती चली जा रही हैं, आपको दिखेगा कि चीज़ें कैसे सोचनी हैं। एक तरीका तो हमारा कौन सा अपना, कि मैं एक तरीका ये ट्राई करूँगा सर कि f(x + t) आपके f(x) के इक्वल रख दूं, बिल्कुल कर सकते हो। फिर मैं क्या करूं, मैं x की जगह 0 रख दूं, मतलब मैं टेक्निकली किसको सॉल्व कर लूं, f(t) = 0। मैं सच कहूँ ना तो बस f(x) मतलब f(t) = 0 नहीं, f(t) = f(0) को सॉल्व कर लो, है ना। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा और उससे भी आप निकाल सकते हो। पहला तरीका, मतलब कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन को tan 0 sin 0 tan 0 sin 0 सब 0 ही होते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर पाएँ, अगर कर लें, तो वो आपका एक आंसर होगा। पर अगर सर मुझे वैसे नहीं सोचना है, तो मैं अपनी एल्जेब्रिक, अगर मुझे ऑपरेशंस दिए जाएं पीरियोडिक फंक्शंस पर, तो मैं उनके एलसीएम वाली टेक्निक से भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो उस टेक्निक से हम कैसे पहुँचेंगे उस पर बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, एक पैटर्न देखो, इसमें उसने थोड़ा सा फैक्टोरियल वाला आइडिया लगाया, यहाँ पर वो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में ले जाना चाह रहा है। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुअली ऐसी चीज़ें होंगी, आप देखोगे कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो कोई क्वेश्चन अगर कहीं से आएगा तो वो सिर्फ एक ही चैप्टर से नहीं आएगा। अब इसमें देखो सब लग गया, इसमें आपका फंक्शन लग गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके लग गए, इसमें आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज लग गई, और ना जाने क्या क्या लगेगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व होते होते हमें पता चलेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं तो पहले कुछ एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता हूं, प्लीज गौर से देखिएगा वो पैटर्न हमें क्या दिख रहा है उस पर बात करते हैं। पहले तो ये बताओ कि आपको ये इनके ये जो पीरियड है वो क्या मिलेंगे। जैसे साइन एक्स आपका क्या है, 2 पाई कैरी करता है, ये आपका पाई बाय, ये आपका पाई कैरी करता है, ये फिर 2 पाई कैरी करता है, ये आपका पाई कैरी करता है। मतलब मैं साइन और टेन की बात कर रहा हूँ, फिर कोफिशिएंट तो और पिक्चर में मैं लाने वाला हूँ। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है सर, वो है 2 पाई, वो कितना है 2 पाई। कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो 2 पाई है ना। फिर क्या, यहां से ढूंढो x/2। 10 का पीरियड कितना सर, 10 का पीरियड होता है पाई, 10 का पीरियड होता है पाई, और इसमें कोफिशिएंट कितना है 1/2। आई होप आप सुन रहे हो। और 1/2 से अगर पाई को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ये वापस आपका 2 पाई। सुन रहे हो क्या, और सुनते जाइएगा। x/2², गौर से सुनना, साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। सुन रहे हो आप लोग, 2 पाई को मैंने 1/2² से क्या किया, मल्टीप्लाई। आई होप आप सुन रहे हो। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2³ हो जाएगा आपका 2³ पाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और सुनिएगा ध्यान से, 10 का पीरियड कितना होता है पाई, पाई को 1/2³ से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 2³ पाई। इस तरीके से अगर मैं कंक्लूड करते जाऊं तो आखिरी में मुझे फाइनल टर्म क्या मिलेगी, ये मिलेगी 2 ये मिलेगी मुझे 2 पाई अपॉन 1/2n-1, 2n-1, जो कि न्यूमरेटर में आके हो जाएगी 2n पाई, और ये भी आपको क्या मिलेगी 2n पाई। तो जो फाइनल जो दो टर्म्स मिलेंगी वो मिलेंगी 2n पाई, 2n पाई। सच कहूँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज मुझे लग रहा था लगेगा, पर लकीली या कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, क्योंकि इन सारी टर्म्स का अगर आपने एलसीएम निकाला तो बहुत सिंपल सा है। देखो सब में पाई 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 कॉमन दिख रहा है। अब 2 है, फिर 2³ है, फिर 2 की पावर 4 होगी, फिर 2 की पावर 5 होगी, ऐसा करते करते 2 की पावर n आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है। तो 2 का जो सबसे बड़ा मतलब मुझे नंबर दिख रहा है वो 2 की पावर n दिख रहा है, तो मुझे इसका एलसीएम क्या दिखेगा 2 की पावर n पाई। आई होप आप सब इस बात से सहमत, मतलब 2 की पावर n वो नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा, 2 की पावर n से तो हो गई होगा, तो 2 की पावर n आपका एलसीएम होगा, और पाई तो कॉमन है ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, 2 की पावर n पाई। क्या ये तीनों असाइनमेंट क्वेश्चन आपको समझ आए? आई होप आप ये क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर रहे हैं और करते हैं। जैसे ये वाला अगला असाइनमेंट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, वो पहले तो कह दे रहा है कि ये जो इसका मतलब है सिग्नेचर का, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। फिर बोल रहा है ये फंक्शन का उसने पीरियड कह दिया आपसे π/3 है। मतलब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा सर, मैं तो आपसे कह दे रहा हूँ कि इसका पीरियड π/3 है। तो आप बताओ कि n की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो n की ये वैल्यूज़ वो कहना चाह रहे हैं। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर आपने कह दिया ना एक पीरियोडिक फंक्शन है। जी हाँ मैंने कह दिया। तो दो तरीके, फिर वही बात, एक तरीका तो क्या, आपने अगर इसका पीरियड माना है t, है ना, अगर आपने इसका पीरियड माना है t, तो आप उसको ऐसा रख लो, है ना, मतलब उसको कैसा रख लो, f(x) प्लस कितना π/3 = f(x). फिर मैं क्या करता हूँ, अगर ये सब के लिए ट्रू है तो x की वैल्यू 0 के लिए भी ट्रू होगा। x की वैल्यू 0 के लिए ट्रू है, मतलब मैं क्या निकाल लूंगा, मैं निकालूंगा f(π/3 = f(कितना 0).
आप ये निकाल लेना, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आराम से आप चीज़ें निकाल लोगे। एक तरीका, ये आपका पहला तरीका, बहुत आराम से आप इससे क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। ये आपका अप्रोच 1 है ना। पर मैं कह रहा हूँ क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? हाँ है, हमारा स्टैंडर्ड तरीका। मैं जानता हूँ 10x जो भी इसका कोफिशिएंट हो मुझे नहीं पता, पर 10x आपका एक कैसा फंक्शन है सर? 10x अगर मैं जानता हूँ एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड होता है पाई। लेकिन आपने क्या किया सर? आपने ये किया कि इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उस वैल्यू से पाई को मैं डिवाइड कर दूंगा, टेक्निकली उसके मॉड से, पर ये अंडर रूट के अंदर है तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन खत्म होने को है, और ये किसके इक्वल है? ये आपके π/3 के इक्वल है। पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो शैल आई से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n आपका क्या आ रहा है? 9। मुझे n की वो सारी वैल्यूज बताओ जिनके लिए n का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है। क्या मुझे कहने की जरूरत है 9 या 9 से बड़ी वैल्यूज 10 तक एक्सक्लूडिंग 10 अगर आप लेंगे तो उनका GIF n होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे दोनों ही केसेस में आई थिंक आसान था। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं अपने इस कंसेप्ट के साथ कि हमें पीरियोडिक फंक्शन पे जब पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो कितनी आसानी से उन्हें हमें सोच लेना है और कितना इजीली हम उन बड़े आराम से वर्कआउट कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्या लिख रहा है? फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x, cos 2x और cos 3x। तो ये तीनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो एक सेंस, एक कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है सर? cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो 2 पाई को किससे डिवाइड किया? 1 से। cos 2x में 2 पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? cos 3x, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब एक समझदार शख्स अपने कॉमन सेंस से कहेगा कि आप एलसीएम निकालो और बात खत्म करो, पर कहानी यही नहीं रोकनी चाहिए, मेरा ये कहना है। देखो आप एलसीएम निकालोगे तो पाई 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 तो हट जा रहा है ना, तो पाई बाहर आ रहा है ना। तो एलसीएम आप किसका ले रहे हो? न्यूमरेटर में एलसीएम आप ले रहे हो 2, 2 और 2 का, लेकिन डिनोमिनेटर में जब आप HCF ले रहे हो तो आप HCF किसका ले रहे हो सर? 1, 2 और 3 का। आई होप कहानी आपके सामने है, साफ, बिल्कुल स्पष्ट। 2, 2, 2 का एलसीएम 2, तो ये आ रहा है 2 पाई, और 1, 2, 3 का HCF 1, तो ये 1 आ रहा है। तो कहने को कोई शख्स कहेगा कि इसका पीरियड मैं कहूँगा 2 पाई, लेकिन क्या 2 पाई से छोटी भी कोई वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करी होगी? तो कॉस एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो कि आप पाई के लिए भी देखोगे, पाई प्लस थीटा अगर करके देखोगे तो वो वापस आपको थीटा देगा, यानी पाई प्लस एक्स निकालोगे तो भी वो देगा। मतलब ये हम कैसे सोचते हैं, जो भी हमारे अकॉर्डिंग पीरियड आता है उसका हाफ कर लो, फिर और हाफ कर लो, ऐसे करके सोचो, अगर वो निकल के आ रहा है तो और छोटी वैल्यू मिलेगी, तो हम कहेंगे कि इसके बजाय इसका फंडामेंटल पीरियड मुझे ये वैल्यू प्रेफरेबल है। आई होप आपको तरीका समझ आ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, मैं 2 पाई से और हाफ करके, मतलब क्या, x प्लस पाई पे ट्राई करूँगा, और जैसे ही मैं x प्लस पाई पर ट्राई करूँगा तो मुझे अगर वापस f ऑफ x मिल जाएगा, जो कि मिलेगा, आप चेक करिएगा, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ 2 पाई हमारा प्रेफर्ड पीरियड क्या होगा इस फंक्शन का? पाई। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? आई होप आप इस बात से अब कंफर्टेबल हैं, इस बात से आप सहमत हैं, इस बात से आप एग्री करते हो कि आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की एक अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अब आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबली समझने लगे हैं। कंफर्टेबली समझने के लिए या समझाने के लिए बस पॉइंट यही है कि हमने इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ा। स्ट्रैटेजिकली पढ़ने का मतलब हमने पहले तो आपके पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में डिवाइड किया, है ना। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, हम अब कैलकुलस कर रहे हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D प्लान्ड है, फिर आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से कर रहे होंगे। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम अपने सारे चैप्टर्स को करते हैं, जहाँ पे हम कंसेप्ट, उनके एग्जाम्पल्स, उनके आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस, उनके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके आपको JEE एडवांस्ड के PYQs, इस तरीके से हर एक चीज़ इंश्योर करवा रहे होते हैं कि हो, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कसर बाकी ना रहे। और सबसे ज़रूरी बात, हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक किट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।